नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तो सुना ही होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर रिलीजन यू बिलोंग टू, द लॉज विथ रिस्पेक्ट टू मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस विल रिमेन द सेम फॉर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कि आप किसी भी धर्म से ही क्यों ना आए, शादी, डिवोर्स और इनहेरिटेंस के रूल्स आपके लिए सेम रहेंगे। इन द प्रेजेंट टाइम्स यूसीसी आने से पहले हिंदूज के लिए अलग लॉज है, मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ है। राइट नाउ यूसीसी ये डिस्टिंक्शन तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यूसीसी लाना प्रेजेंट गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में ही था और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 22nd लॉ कमीशन से ये कहा कि आप हमें एक ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो जिसके माध्यम से हम एक लॉ बना सकें। अब लॉ कमीशन ने कहा कि लेट अस आल्सो टेक इनटू कंसीडरेशन पब्लिक ओपिनियन, और इसीलिए लॉ कमीशन ने एक टाइम स्पैन दिया था जिसके भीतर भीतर पब्लिक को, लॉ कमीशन को बताना था कि वो इस लॉ में क्या क्या प्रोविजंस चाहते हैं। नाउ यू विल बी एस्टोनिश्ड टू फाइंड दैट close to 46 lakh people have responded to law commission's request, and they have given their opinions to the law commission that what changes or what provisions they need in this uniform civil code. Now the question arises कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्या है। आजादी के 75 सालों के बाद हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों पड़ी। आज तक सिर्फ आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक हिस्सा है, वो यूसीसी के बारे में बात करता था। पर ये जो प्रोविजन है ये कंपलसरी एप्लीकेबल करना नहीं है क्योंकि ये डीपीएसपी का पार्ट है। राइट, तो व्हाई इज द गवर्नमेंट बिहाइंड एप्लीकेशन ऑफ यूसीसी इन द रिसेंट टाइम्स। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने 1995 में आया था। अब ये केस है साडला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ साडला मुदगल, शी इज अ प्रेसिडेंट ऑफ एन एनजीओ नेम्ड एज कल्याणी। ये एनजीओ जो है ये पीड़ित महिलाओं की मदद करता है। अब इस एनजीओ के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया था। मीना माथुर, जो जिनकी शादी जितेंद्र माथुर से हुई थी। अब जितेंद्र माथुर को एक और लड़की से प्यार हो गया जिनका नाम था फतीमा। नाउ हिंदूज में एक से ज्यादा शादी करना अलाउड नहीं है, तो जितेंद्र माथुर कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड मैरिड फतीमा। अब ये चीज कहीं से मीना माथुर को पता चल गई। सो मीना माथुर, शी कन्विंस्ड हर हस्बैंड टू कम बैक टू हर बिकॉज शी एंड हर सन नीडेड हिम। सो मिस्टर जितेंद्र माथुर ने ये डिसाइड किया कि अब मुझे फतीमा के साथ नहीं रहना, अब मैं वापस मेरी पहली बीवी मीना माथुर के पास आता हूं। And when he came back, he again converted himself to Hinduism. Now, there was a question before Fatima. अब फतीमा जाए तो जाए कहां। अब यही केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट समझने से पहले हमें दो एक्ट्स के बारे में समझना बेहद जरूरी है। द फर्स्ट एक्ट इज अबाउट द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हिंदुइज्म में सिर्फ मोनोगैमी अलाउड है। मोनोगैमी मतलब एक पति की सिर्फ एक ही पत्नी हो सकती है। पॉलीगैमी के ऊपर कंप्लीट बैन है, मतलब एक पति दो या दो से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता, इसे पॉलीगैमी कहते हैं। पॉलीगैमी कंप्लीटली बैंड है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937 यानी शरिया लॉ की बात करूं, तो मुस्लिम्स को पॉलीगैमी की कंप्लीट परमिशन दे रखी है। पॉलीगैमी मतलब एक पति की दो या दो से ज्यादा पत्नियां हो सकती है। मुस्लिम्स में ये अलाउड है कि वो अप टू 4 वाइव्स रख सकते हैं। अब शायद इसी का एडवांटेज मिस्टर जितेंद्र माथुर ने लिया था। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट यूजिंग पर्सनल लॉज टू मैरी अनदर वुमन एंड कन्वर्टिंग इनटू अनदर रिलीजन इज नॉट राइट। इसका ये मतलब नहीं होता कि आपकी पहली शादी जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि the the using the advantage of the personal laws of any religion is not right. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड सीरियसली थिंक ऑफ ब्रिंगिंग इन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड सो दैट पीपल डोंट टेक एडवांटेज ऑफ द पर्सनल लॉज।
यही केस से हमें यूसीसी का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लोगों के सिविल स्पेस में मतलब पर्सनल स्फीयर में इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहा है। बट लेट अस वेट एंड वॉच कि जो ड्राफ्ट लॉ कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करे और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ फ्रेम करे उसके प्रोविजंस क्या है, और उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये यूसीसी की डिमांड जस्टिफाइड थी या नहीं थी। पर तब तक हम हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये साडला मुद्गल जजमेंट जो है वो याद रखेंगे, और अगर यूसीसी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आता है तो वी कैन डेफिनेटली मेक अ रेफरेंस ऑफ दिस साडला मुद्गल जजमेंट, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्रेस दिया था कि यूसीसी इंप्लीमेंट होना चाहिए, इसके बारे में हम मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के लिए आप इस सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।